बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल सही जा रही होंगी। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है फिज़िक्स का, और जैसे कि आप हेडिंग में पढ़ सकते हैं कि इट्स अबाउट साइंटिफिक मेथड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट. So the both of these topics are important, and they will help you throughout the course of physics along with other courses you will take in future. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं दोनों टॉपिक्स? क्योंकि आप जैसे साइंटिफिक मेथड्स है, ये तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको हेल्प करेगा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मुसलमानों ने क्या काम किया है अभी तक, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ लेक्चर का टॉपिक जो आपको बताया जा रहा है। तो अभी हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ रिव्यू. सो व्हाट वी हैव डन इन पास्ट. तो आपको ये बताता चलूँ कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें की हैं पास्ट के अंदर, यानी प्रीवियस स्लाइड्स में। जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला काम हमने किया है कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशंस जानी थी, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, और फिज़िक्स की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग वो चीज़ें अपने फेयर रजिस्टर के अंदर बना रहे होंगे, नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी, और आप अगर उसको साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा ये। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड्स के बारे में, एरर एंड इट्स टाइप्स के बारे में, एरर क्या होता है और उसकी कितनी इकसाम होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फिज़िक्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट का फिज़िक्स के अंदर क्या रोल। और सबसे एंड के अंदर हम लोग कुछ रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग जो हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, पूरा जो है वो पूरी स्लाइड जो है उसको गौर से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक मेथड. तो इससे पहले कि हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है, तो उस काम को करने का तरीका कैसे पता चलेगा हमें, कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह डील करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो साइंटिफिक मेथड में आती हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो साइंस के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो इसकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. A set of procedures that scientists follow in order to gain the knowledge about the world. कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है. प्रोसीजर्स का मतलब प्रोसेस, तरीका कार. एक सेट है उनका कि पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करनी है, ठीक है। अब वो क्या सेट है, उसके अंदर क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको पढ़ेंगे, वो ये है. इन साइंटिफिक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑब्जर्वेशन. जैसे कि हमने बहुत शुरू की क्लासेस में बात की थी कि जो साइंस है और जो फिज़िक्स है, ये दोनों बेस करती है ऑब्जर्वेशंस पे या फिर क्वेश्चंस पे. जैसे हमने बहुत, जो पहली सबसे पहली हमारी स्लाइड थी उसके अंदर हमने सबसे पहली, उस स्लाइड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ ली थी वो एक पिक्चर थी, और उस पिक्चर के पीछे हमने ये बात की थी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनके जहन में सवालात उठे. उन्होंने जब फायर को देखा, जो सबसे पहली पिक्चर थी वो फायर की थी, आग की थी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फायर को देखा तो उन्होंने सोचा कि इसके करीब हम जा रहे हैं तो ये हमें जला रही है, अगर हम कोई और चीज़ भी इसके करीब लेके जा रहे हैं तो ये उसको भी जला रही है, लेकिन हम इसको टच नहीं कर पाते, और ना ही ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और इसमें से लाइट भी निकलती है. तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये ऑब्जर्वेशंस थी. तो साइंस का जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, वो है ऑब्जर्वेशन. तो आपके जहन में भी कोई सवाल आता है तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो बल्ब होता है किस तरह जल जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहली चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन आर टेकन वेरी केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली. ऑब्जर्वेशन, जब आप, एक तो आप नॉर्मली ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है उस चीज़ में कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देख रहे हैं आप.
बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप को आपने बाहर कोई चीज़ देखी, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाहर स्पेस शटल देख ली, कोई स्पेस पे जाने वाला जहाज़ देख लिया आपने, और आपको उस चीज़ का पहले से नहीं पता था। अब आप घर आए, घर आके आपने अपने जो फादर हैं उनको बताया कि मैंने बाहर स्पेस शटल देखी है। तो आपके फादर सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि स्पेस शटल कैसी थी, कहाँ जा रही थी, साइज़ क्या था, कलर क्या था। और फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ उसको देख के इग्नोर कर दिया हो, तो क्या आप उनको बता पाएंगे कि वो क्या थी? क्या आपको उसका जवाब मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ऑब्जर्वेशन तो आपको करनी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत केयरफुली करनी है आपको। अब आपने देखा कि एक स्पेस शटल है, अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप देखेंगे कि भाई इसके अंदर, इसके पीछे से धुआं निकल रहा था, ये राउंड थी या चौकोर थी, या फिर ये किसी और शेप में थी, इसके अंदर कोई लाइट्स लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, कलर किस तरह का था। तो वो सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती है। तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप और भी चीज़ों के बारे में अपने जहन में सोचेंगे तो आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कीपिंग दिस ऑब्जर्वेशन इन माइंड, साइंटिस्ट मेक एन हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। अब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, अब आपका जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट के जहन में एक हाइपोथेसिस आता है कि ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो उसका एक हाइपोथेसिस कहते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन को जो प्रूव्ड ना हो। ठीक है, जैसे आपने बाहर स्पेस शटल देखी, अब इस केस में आप साइंटिस्ट हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या है, तो आप कहेंगे कि ये आसमान पे जाने वाली एक इस आसमान पे जाने वाला एक जहाज़ है। ठीक है, अब ये चीज़ टोटली सही भी नहीं है और टोटली गलत भी नहीं है, लेकिन आपका ये हाइपोथेसिस है। यानी आपने सोचा, क्योंकि आप इस वक्त साइंटिस्ट हैं, तो आपने सोचा कि ये चीज़ ऐसी है, आपने ऑब्जर्वेशन की और आपने ये एक सॉल्यूशन निकाल दिया उसका। ठीक है, तो साइंटिस्ट का भी एक सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ को देख के कि किस तरह हो रही है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। वो कम्प्लीटली सही भी नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि वो कम्प्लीटली गलत हो। ठीक है, तो उम्मीद है हाइपोथेसिस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसने और डिफाइन किया हुआ है, हाइपोथेसिस इज नोशन ऑफ साइंटिस्ट ऑन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना। यानी जो हाइपोथेसिस है वो साइंटिस्ट का एक टूल है, एक तरीका कार है जिससे वो एक्सप्लेन अ फिनोमेना करता है, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इफ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल रिजल्ट्स एग्री विद ईच अदर, द थ्योरी इज रिगार्डेड एज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। अब वो हाइपोथेसिस देता है, उसके बाद वो अपने कोई एक्सपेरिमेंट्स करता है, और अगर उन दोनों चीज़ों के रिजल्ट सेम आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पत्थर पड़ा हुआ है और आपने उसको कोई फोर्स से हिट किया, तो पत्थर कितना डिस्टेंस तय करेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आप थ्योरेटिकली एक पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर आप वाकयातन यानी रियल में जब आप उसको हिट करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि क्या ये उतनी ही दूर जा रहा है और उसी वेलोसिटी से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ये दोनों रिजल्ट्स आपके सेम हो गए, तो आप कहेंगे कि आपकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। Sometimes scientists present theory based on rational reasoning and predict phenomena to take place under conditions. तो कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट एक्चुअली परफॉर्म नहीं करते बल्कि प्रिडिक्शन कर देते हैं, एक पहले से एक बात कह देते हैं कि ये इस तरह होगा, और उसकी वजह होती है उनकी साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, जैसे आपके जो मौसम का हाल बताने वाले हैं वो प्रिडिक्शन कर देते हैं कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन बादल होंगे। तो उसकी वजह क्या होती है कि उनके जहन में उनकी एक नॉलेज होती है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन इस बेस पे काम करती है। Experiments are conducted to test this theory. Of predicted results are obtained, then it becomes a law. अगर अच्छा आपने एक थ्योरी पेश की, अब उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और वो सब एक्सपेरिमेंट अगर सेटिस्फाई करते हैं उस थ्योरी को कि भाई ये एक ही तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो एक लॉ बन जाता है। ठीक है, लॉ क्या होता है? स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ नेचर विल एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड कैन प्रिडिक्ट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है और बिहेवियर होता है किसी भी नेचर की चीज़ के बारे में, कि ये चीज़ इस तरह की कंडीशन में इस तरह का बिहेवियर करेगी। लॉ ये होता है हमारे पास। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप बता दीजिएगा मुझे, तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएंगे या आगे एक और चैप्टर आएगा मेजरमेंट्स का, तो उसके अंदर जब आप जाएंगे तो ये चीज़, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ अगर आपकी अभी से क्लियर नहीं है तो आगे जाके हो सकता है कि आपको इश्यूज़ हों। ठीक है, तो इसको गौर से सुनिएगा। एरर क्या होता है? सबसे पहले एरर का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी बार बार एरर एरर का नाम आता है। तो एरर की डेफिनेशन मेरे ख्याल है किसी को भी पता नहीं होगी आपके लेवल पे, तो ये मैं अभी आपको डेफिनेशन बता भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, तो इसको जहन नशीन कर लें, ये आपकी बहुत काम आएगी चाहे आप किसी भी फील्ड में आगे जाते हैं। In an experiment, certain errors may rise due to tendency of experimenter or the instrument used or due to both. एरर क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर गलती को हम एरर कहते हैं। वो किस वजह से होती है? एक्सपेरिमेंटर की वजह से होती है, जो एक्सपेरिमेंट ले रहा है उसकी वजह से होती है, और द इंस्ट्रूमेंट या जिस चीज़ से लिया जा रहा है उसकी वजह से होती है, और बोथ या दोनों की वजह से भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और आप जिस चीज़ से उसका वेट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है, तो कोई ना कोई एरर तो जाहिर सी बात है आएगा। सही रीडिंग तो आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई 1 किलो की चीज़ है तो वो या तो उसको कम दिखाएगा या ज़्यादा दिखाएगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट का एरर हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि आपने, इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल ठीक था, आप वेट ले रहे थे, लेकिन आपने उसको देखा सही तरीके से नहीं, वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट पे 1 किलो दिखा रहा था और आपने 2.5 किलो करके लिख दिया। ठीक है, तो ये गलतियां जो होती हैं इनको हम एरर कहते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एरर जो इंसान से होता है या खुद होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस एरर अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग्स। जो भी बंदा रीडिंग्स ले रहा है उसकी अपनी सलाहियत की वजह से जो एरर आए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, उसकी रीडिंग आई, लेकिन आपने उसको सही तरह देखा नहीं, मिस कर दिया, ग्राम्स को किलोग्राम्स पढ़ लिया। ऐसी ऐसी अक्सर गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो अगर वो गलती आ रही है तो उस एरर को हम कहेंगे पर्सनल एरर। Such procedure produces error in taking observations. This error can be removed by taking precautions. इस error को हम remove किस तरह कर सकते हैं? अगर हम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रीडिंग लेंगे तो ये error हमारा remove हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो एक मशीन के ज़रिए देख रहा है और रीडिंग्स ले रहा है। तो अगर वो उसकी नज़र सही नहीं है या उसका ध्यान कहीं और है तो क्या वो सही रीडिंग्स ले पाएगा? लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट की तो कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट तो सही है, तो गलती किसकी है? उस इंसान की। तो हम इसको कहेंगे ये पर्सनल एरर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एरर, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर अराइज ड्यू टू द फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किसकी वजह से होता है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। हो सकता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पुराना हो या उसके अंदर कोई इशू हो गया हो, तो वो क्या करता है कि वो आपको सही रीडिंग नहीं देता। ठीक है, जैसे कि आपका जो थर्मोमीटर होता है, आप थर्मोमीटर जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर क्या करता है कि उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, और हिलाने के बाद आपको देता है, आपके मुंह में रखता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो उस थर्मोमीटर को वो हिलाता क्यों है? क्योंकि जब वो थर्मोमीटर पड़ा हुआ होता है तो ये एक उम्मीद होती है ऐसी कि हो सकता है कि वो सही रीडिंग ना दे, उसके अंदर जो मरकरी होता है वो उस जगह पे ना हो जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो उसको सही करने के लिए थर्मोमीटर को हिलाया जाता है ताकि वो बिल्कुल नीचे मरकरी आ जाए, उसके बाद वो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। तो अगर थर्मोमीटर को हम हिलाएंगे नहीं और ऐसे यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि उसमें एरर आ जाए, और उस एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। This is called the zero error of the instrument. This error can be removed by using standard error removal calculations. अभी आप जब आगे कैलकुलेशंस करेंगे वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज की, तो उसके अंदर आपको बाकायदा एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए आप एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। ये तो हो गई 2 टाइप्स। अब तीसरी टाइप पढ़ते हैं, रैंडम एरर।
This type of error arises due to the external condition which are at a certain time beyond the control of experimenter. This error can be minimized by maintaining certain condition in the laboratory. ये एरर क्यों होता है? माहौल की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी इंसान के बॉडी का टेम्परेचर लेना है ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा लग रही है उसको, तो क्या उसका टेम्परेचर सही आएगा? उसका टेम्परेचर गलत आएगा. वजह क्या होगी कि वो जो हवा उसको लग रही है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. आपको तो उस इंसान की बॉडी का टेम्परेचर लेना है ना, आपको माहौल का टेम्परेचर तो नहीं लेना. तो माहौल या इन्वायरमेंट जो है वो, अगर उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रैंडम एरर. जैसे धूप का असर पड़ता है, जैसे जो है वो प्रेशर का असर पड़ता है, जैसे टेम्परेचर का असर पड़ता है, तो ह्यूमिडिटी जो नमी होती है उसका असर पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं. हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है जब आप किसी चीज़ की रीडिंग ले रहे हैं. तो इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं. और इसको रिमूव किस तरह कर सकते हैं हम? अगर हम जो जहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस रखें, जिसको आपको एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस रखें या उसको इन्वायरमेंट से अलग कर दें, जैसे लेबॉर्ट्रीज आपने देखी होंगी कि वो काफ़ी बंद होती हैं और उसके अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ होता है, ना उससे कम होने देते हैं ना ज़्यादा होने देते हैं. फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके रिजल्ट्स उनको सही मिलते हैं. तो आगे बढ़ते हैं इससे. टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड साइंस. आपको पता है कि साइंस जो है वो इस्लाम के अंदर, आप जहाँ भी कुरान पाक के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे इल्म का जिक्र हुआ है, और ढूंढने का और सर्च करने का और सोचने का इस कायनात के बारे में, इन बातों का जिक्र हुआ है. तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है साइंस के साथ, क्योंकि साइंस भी एक इल्म है, और साइंस जैसे कि हमने कहा कि सोचने के ऊपर ही उसका जन्म हुआ है साइंस का. तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. इन एन ऑथेंटिक हदीस साहिब बुखारी Sharif, the mode of this first revelation is narrated when the Holy Prophet, peace be upon him, was in cave of Hira. Its message was related to education. आपको पता है कि जो आपकी पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसके अंदर जो सबसे पहला लफ्ज़ था वो था इकरा. और इकरा यानी पढ़ना, जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है, और उसके बाद कलम का भी इसके अंदर जिक्र आया. और एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्वेस्ट नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, यानी जो नॉलेज है उसकी तलाश में रहें माँ की गोद से लेकर कब्र तक. ठीक है. तो ये हमें हमें क्या टीचिंग्स जो हैं इस्लाम की हमें क्या कहती हैं कि आपको इल्म हासिल करना चाहिए और क्यूरियोसिटी अपनी डेवलप रखनी चाहिए, क्योंकि कुरान के अंदर भी ये जिक्र है कि अगर आप खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो जो आपकी जो कायनात है इसी के अंदर निशानियां पोशीदा हैं. तो ये चीज़ें जो है वो आपको रिलेट करके देती हैं इस्लाम को और साइंस को. अब एक बहुत अहम चीज़, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन फिज़िक्स और साइंस. आप साइंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो अब ये देखते हैं कि साइंस के अंदर जो मुसलमान हैं, हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने कितना काम किया है, और पाकिस्तानियों ने उसके अंदर, पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं उन्होंने कितना काम किया है. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट यहाँ पर लिखे गए हैं, जो आपकी किताब के अंदर भी मौजूद हैं, वो हैं इब्नुल हैसम, और इब्नुल हैथम भी कहते हैं इनको. ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस वक्त जो है वो लाइट के ऊपर, और ऑप्टिक्स कहलाती है ये, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं, फिज़िक्स की एक ब्रांच है ये भी. तो इन्होंने उस वक्त लाइट के ऊपर काम किया जब पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को इतना ज़्यादा समझा नहीं जाता था. तो इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है. आपने साइंस एग्जीबिशंस हुए होंगे, वहाँ पे पिन होल कैमरा बनाया होगा. तो पिन होल कैमरा जो है वो इन्हीं की ईजाद है, और इन्होंने ही जो है वो पिन होल कैमरा को ईजाद किया, और ये बताया कि कैमरा जो आजकल का हमारा कैमरा है उसकी बेसिक्स जो है वो इन्हीं के पिन होल कैमरा के ऊपर है. तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में. और ये भी
इनके बारे में एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या 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 चीज़ें जानते थे ये? ग्रिप एट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, यानी इतनी ज़्यादा फील्ड्स पे इनकी ग्रिप थी। किताबुल मनाजिर, बुक ऑन ऑप्टिक्स, प्रेजेंट द आइडिया ऑफ नेचर ऑफ लाइट। किताबुल मनाजिर जो है ये इनकी लिखी हुई एक किताब है जिसको रेफरेंस बुक लिया जाता है ऑप्टिक्स की दुनिया में हर जगह। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में, यहाँ मुस्लिम ममालिक में जो किताबुल मनाजिर है इसको दुनिया में हर जगह एज अ रेफरेंस बुक लिया जाता है ऑप्टिक्स की जब भी बात की जाती है। तो सवाल मैं ये बता रहा था आपको कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, जो आपके पेपर्स होते हैं बोर्ड के, तो उसके अंदर ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय, या तो ये सवाल आता है, एमसीक्यूज़ के अंदर आता है ये सवाल, या तो फिर ये सवाल आता है कि इब्नुल हैसम रोट अ बुक नेम्ड, इब्नुल हैसम ने एक किताब लिखी जिसका नाम था, तो अब आपको उसमें से किताबुल मनाजिर को टिक करना होता है। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इब्नुल हैसम ने किताबुल मनाजिर लिखी। गिव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इब्नुल हैसम ने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए जो कि आलमी सतह पे उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, और उसकी बेस पे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे रिफ्लेक्शन के ऊपर काम किया, और पिन होल कैमरा की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था इनका रोल ऑप्टिक्स के अंदर, ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहलाते हैं। आगे आगे चलते हैं। इसहाक अल किंदी, ये भी एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे अपने ज़माने के, और इनका जो जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा साउंड के ऊपर वर्क है। ठीक है, इनकी इनकी कौन कौन सी चीज़ों को ये जानते थे? ग्रिप एट साउंड, ऑप्टिक्स, मेटीरियोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। तो साउंड के ऊपर इनकी ग्रिप थी, ऑप्टिक्स फिर वही बात, यानी जो लाइट की स्टडी क्या होती है उसके ऊपर ग्रिप थी, मेटीरियोलॉजी के ऊपर ग्रिप थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आप अभी पढ़ेंगे कि क्या होती है उसके ऊपर ग्रिप थी, और टाइड्स के ऊपर, यानी जो लहरें आपकी जो होती हैं रात के वक्त जो उठती हैं उनके ऊपर इनकी ग्रिप थी। और इन्होंने नेचर ऑफ साउंड के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दी थी। अल बेरूनी, अल बेरूनी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है साइंस के अंदर मुसलमानों में, और इनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो काम किया साइंस के अंदर। तो पढ़ते हैं। अब ये देखें, 150 बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, 150 किताबें इन्होंने लिखी साइंस के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। अच्छा, इनको क्या क्या आता था? ग्रिप एट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा फील्ड्स थी जिनके ऊपर इनकी ग्रिप थी। और इन्होंने क्या किया, इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ही प्रूव दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट इट्स राउंड। हमने शुरू में भी बात की थी कि हज़ारों सालों तक लोग ये सोचते थे कि अर्थ जो है, दुनिया जो है वो फ्लैट है, क्योंकि आप भी जब छोटे होंगे तो आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, क्योंकि हम चल रहे होते हैं तो हम सीधा चल रहे होते हैं अर्थ के ऊपर, या हम ऊपर तो नहीं चढ़ रहे होते किसी चीज़ से, या नीचे तो नहीं गिर रहे होते। तो अर्थ जो है वो फ्लैट लगती थी हज़ारों लाखों सालों तक लोगों को। तो इन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि ये राउंड है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने प्रूव किया वो ये था, मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एंड मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। सर्कमफेरेंस का आप लोगों को पता होगा, जैसे कोई भी सर्किल होता है तो उसका जो हाफ होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और जो फुल होता है यानी किसी भी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक अगर हम कोई लाइन लगाएं तो उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो इस दुनिया का इन्होंने सर्कमफेरेंस मालूम किया, और सन और मून की जो है वो मूवमेंट इन्होंने पता लगाई। He also found densities of various metals, और इन्होंने मुख्तलिफ मेटल्स की डेंसिटीज़ का भी पता लगाया। तो देखें कि इनकी कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं साइंस के अंदर। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पाकिस्तानी साइंटिस्ट के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तानी जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने जिनका आपको सबको पता ही होगा कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान को जो है एटमी ताकत बनाया, और एटम बॉम्ब का जो जो रिसर्च थी उनके ये हेड थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वॉज लीड कंट्रीब्यूटर इन एस्टैब्लिशिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स।
न्यूक्लियर एसिड्स जो थे उनको इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, एंड मेड पाकिस्तान फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री, और इनकी वजह से ही पाकिस्तान पहला मुसलमान न्यूक्लियर कंट्री बना। अच्छा, दूसरे साइंटिस्ट हैं वो डॉक्टर अब्दुल सलाम है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था GUT पे, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, और इन्होंने एक सेंटर भी क्रिएट किया जिसके अंदर थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर काम किया जाता था। तो ये वो मुसलमान साइंटिस्ट थे और पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस के अंदर काम किया। अच्छा, अब आपको लिए जैसे मैंने रिव्यू क्वेश्चंस का कहा था, तो ये होम टास्क है, कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस घर से करके आने हैं। ये आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर भी करने हैं और इसके अलावा ये असाइनमेंट के तौर पे भी जमा करवाने हैं, ठीक है। सवाल को इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। जो आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी वही आपको यहाँ पर लिखनी है। नेम ऑफ फ्यू ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, जब फ्यू की बात कर रहा है तो आप ये देखेंगे कि कितने नंबर का सवाल है, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपको 5 ब्रांचेस लिखेंगे, उनके नाम लिख दें तो ये काफ़ी होंगे। अगर वो कह रहा है कि उसको डिस्कस भी करो यानी उनकी डेफिनेशन भी बताओ, तो भी आप एक एक लाइन की शॉर्ट डेफिनेशन उसकी लिख देंगे। अगर वो सिर्फ नेम की बात कर रहा है तो आप 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जितने आपको याद है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैसम इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। जो इब्नुल हैसम है उनकी हमने अभी बात की थी कि उन्होंने क्या क्या किया। तो एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर उनका बहुत ज़्यादा काम है, वो आपको लिखना है कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया। हाउ फिजिक्स इज इन्वॉल्व व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन स्ट्रीट। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप एक सड़क पे चल रहे हैं तो उसके अंदर फिजिक्स कहाँ इन्वॉल्व है। हमने शुरू में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है और कैसे इन्वॉल्व है। तो वो आपको लिखना है, एक 2 या 3 लाइन्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि फ़िज़िक्स जब आप एक रोड पे चल रहे हैं तो फ़िज़िक्स का उसके अंदर कहाँ अमल दखल है। चौथा सवाल है इन व्हाट वे अल बेरूनी इज़ अ वर्सेटाइल साइंटिस्ट। अल बेरूनी के बारे में हमने पढ़ा, उनकी बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा, बुक्स के बारे में पढ़ा। तो वो वर्सेटाइल मतलब डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर उनकी ग्रिप थी। तो ये कैसे थी ये आपको लिखना है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। बहुत आसान सवाल है ये भी। तो ये 5 सवाल हैं और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट हैं, आपको ज़्यादा बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं ये। तो ये आपको कॉपी के अंदर फेयर भी करने हैं और इसके अलावा असाइनमेंट भी बनाना है इनका, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।